नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु परियार आज आपके सामने उपस्थित हूँ सिकलीगत समाज की जानकारी और इतिहास को लेकर कि कैसे सिकलीगत समाज का गठन हुआ। क्या वाकई सिकलीगत समाज थी या फिर यह एक उपनाम था या फिर कोई पदवी थी जो आज पूरे भारत में प्रचलित है, और क्या इनका योगदान था, क्या इनका कार्य था। उन तमाम बातों को लेकर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे पुराने समय में इनका योगदान रहा। इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा भारत के उस युग में जहां त्रिपक्षीय युद्ध संघर्ष हुआ था। तो आपको लेके चलते हैं। अगर आपने भी इससे संबंधित जानकारी सुनी होगी कि भारत के एक अखंड साम्राज्य को लेकर त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, जिसमें पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट जो वर्तमान का राठौर वंश है, इन तीनों में संघर्ष हुआ था। तब छठी शताब्दी की यह बात है, छठी से सातवीं शताब्दी की यह बात है, जब छठी और सातवीं शताब्दी में भारत को एकीकृत करने के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हो रहा था। तब तीन महाशक्तियां आपस में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए कन्नौज, जो भारत के यूपी उत्तर प्रदेश हाल उत्तर प्रदेश का शहर है, तब वह भारत की राजधानी हुआ करता था, उसमें अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय युद्ध का संघर्ष हुआ था। उसमें तीन प्रतिहार वंश, राठौड़ वंश और पाल वंश ने आपस में युद्ध किया था, जिसमें प्रतिहार वंश विजयी रहा और जिसने कन्नौज से राजशाही वंश की स्थापना की थी छठी से सातवीं शताब्दी में। तब उनके ही जो शस्त्र कारीगर थे वे भी प्रतिहार शस्त्र कारीगर हुआ करते थे, जो पूरे भारत में शस्त्रों की सप्लाई करते थे। और उसी समय विदेशों से जो फारसी लोग थे वे भारत में आकर व्यापार करते थे, या भारत के साथ उनका व्यापारिक समझौता भी था। तो कहते हैं कि जब फारसी लोग जो यूनान फारस इधर से आते थे, वे अपने साथ में कच्चा लोहा लेके आते थे। उस कच्चे लोहे को, जिसे फौलाद कहा जाता था, वो छोटे छोटे गोल बटों में हुआ करता था। वे बट जो कच्चा जो लोहा होता था, जिन्हें फौलाद कहा जाता था, वे भारत में आकर उसका व्यापार करते थे। तब सिर्फ और सिर्फ प्रतिहार साम्राज्य के साथ में उनका व्यापार होता था। फिर प्रतिहारों के द्वारा ही पूरे भारत में उसकी सप्लाई होती थी। तो उसी में जब लोहे का शस्त्रों में यूज होता था, तो प्रतिहार साम्राज्य के जो शस्त्र कारीगर होते थे वे शस्त्रों को बनाकर उस फौलाद को शस्त्रों में डालकर पूरे भारत में इसका व्यापार करते थे। तो जैसे जैसे समय और से बीतता गया, आपने भी देखा कि छठी शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक भारत में काफी संघर्ष रहा। तब तक तो विदेशी जो हमलावर थे या आक्रांता थे वो इतने तो हावी नहीं हो पाए, लेकिन जैसे जैसे प्रतिहार कमजोर होते गए, उनका उत्तर भारत पर जो अपना साम्राज्य था वो कमजोर पड़ता गया। तो अंत में जब 14वीं शताब्दी आते आते वे कमजोर अवस्था में हो गए, और 14वीं शताब्दी से 13वीं से 14वीं शताब्दी में भी मंडोर से वे अपना साम्राज्य राठौड़ों को उन्होंने दहेज में सौंप कर वे वहां से पलायन कर गए। लेकिन कुछ प्रतिहार उनके साथ में सेनापति के तौर पर या सैनिक के तौर पर वहां पर रुक गए थे। तो वे राठौड़ों के सेनापति के तौर पर और शस्त्र कारीगरों के तौर पर वे उनका सहयोग करते थे और भारत की रियासतों में वे अपना योगदान देते थे। जब आपने देखा होगा मध्यकाल में त्रिपक्षीय युद्ध को लेकर जो संघर्ष चला प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश में, और अंत में जिस तरह से प्रतिहार वंश के विजयी रहा और प्रतिहार वंश ने शाही साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्हीं के जो कारीगर थे वे प्रतिहार कारीगर, जो बाद में धीरे धीरे भारत में अन्य राज्यों में भी शस्त्र सप्लाई करते थे। तो उन्हीं कारीगरों में से अंत में जब मेवाड़ में महाराणा कुंभा का साम्राज्य जो स्थापित हुआ था, और महाराणा कुंभा द्वारा जब उस रियासत को संभाला गया था और उन्होंने मेवाड़ की रियासत को लेकर कई अहम योगदान निभाए थे और कई अहम युद्ध किए थे। तो जैसे जैसे महाराणा कुंभा को लेकर आपके सामने हमने पहले भी जानकारी साझा की थी कि महाराणा कुंभा जो महाराणा मोकल के पुत्र थे, और महाराणा मोकल महाराणा लाखा के पुत्र थे, और महाराणा लाखा और मंडोर राव रणमल राठौड़ जो जोधपुर के मंडोर के
जो राव रणमल राठौड़ थे, उन्होंने अपनी बहन का विवाह मेवाड़ में महाराणा लाखा के संग कराया था और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वो मोकल थे और मोकल के संरक्षक के तौर पर मेवाड़ में रणमल राठौड़ ने अपना राज्यभार संभाला था। तो महाराणा मोकल की मृत्यु के बाद महाराणा कुंभा के भी संरक्षक के तौर पर जब रणमल राठौड़ यहाँ पर अब मेवाड़ की रियासत को संभाल रहे थे, तब वहाँ पर एक कहा जाता है कि बात अचानक सामने आई थी कि रणमल राठौड़ भी मेवाड़ की सत्ता को हथियाना चाहते थे। तो जब मेवाड़ की सत्ता को हथियाने के लिए रणमल राठौड़ की यह बात सामने आई थी, तो उस समय रियासत में एक हलचल मच गई थी और रणमल राठौड़ का वहीं पर मेवाड़ में कह सकते हैं कि हत्या करवा दी गई थी। इस बीच जो रणमल राठौड़ थे, उन्होंने जब महाराणा मोकल से लेकर महाराणा कुंभा का जब मेवाड़ में संरक्षक के तौर पर अपना दायित्व संभाला था, तब मेवाड़ में उन्होंने अपने सेनापति के तौर पर प्रतिहारों को नियुक्त किया था। उनके जो सेनापति थे वो प्रतिहारी थे और उन्होंने सैनिक के तौर पर भी मेवाड़ में अपने प्रतिहार सैनिकों को नियुक्त किया था और उनमें उन प्रतिहारों के साथ में अन्य भी लोहार थे जो शस्त्र निर्माण करते थे। वे मेवाड़ की सत्ता में युद्ध में शस्त्र सप्लाई करते थे और सैन्य सहायता भी मुहैया कराते थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया प्रतिहार और जब महाराणा मोकल की मृत्यु मेवाड़ में हो जाती है, तब यहाँ से जो प्रतिहार थे वो वापस पुनः मंडोर की ओर पलायन कर जाते हैं। लेकिन कुछ प्रतिहार या कुछ जो सैनिक होते हैं में ही रुक जाते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि जब त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था तब आपस में प्रतिहार और राठौड़ों का भी युद्ध चला था। तो राठौड़ों द्वारा भी प्रतिहारों को यहाँ पर पराजय किया गया था। तो वे जो प्रतिहार मेवाड़ में रुक गए थे, वे महाराणा कुंभा के संरक्षक के तौर पर वहीं पर सैनिक और शस्त्रों में भागीदार बनकर वहां पर शस्त्र और सैन्य सहायता सप्लाई कर रहे थे। तब जब देखा कि महाराणा कुंभा ने कि यहाँ पर जो सैनिक है उन्होंने वाकई में मेवाड़ के लिए एक गौरव का कार्य किया है, तब प्रतिहारों की या मेवाड़ में जो शस्त्र कारीगर थे उनको उन्होंने उपनाम दिया सिकलीगर। क्योंकि सिकलीगर इसलिए दिया गया क्योंकि जब कन्नौज की जो प्रतिहार जो कारीगर थे, शस्त्र कारीगर थे, वे धीरे धीरे जो मेवाड़ में और पूरे भारत में शस्त्र सप्लाई करते थे, वो शस्त्र जो फौलादी शस्त्र होते थे, वे सिर्फ और सिर्फ कन्नौज के जो शस्त्र कारीगर होते थे उन फौलाद का उपयोग जानते थे और वो जो मजबूत शस्त्र होते थे वे उनकी जानकारी रखते थे। तो जैसे जैसे फौलाद का उपयोग करने वाले सभी को फारसी लोग जो आते थे उनको वे सिकलीगर कहा जाता था। वे उनको सिकल शब्द से संबोधित करते थे। इसलिए अंत में जब महाराणा कुंभा के संरक्षक के तौर पर जो शस्त्र कारीगर मेवाड़ में रुक गए थे, वे उनको मेवाड़ में ही महाराणा कुंभा द्वारा सिकलीगर की उपाधि दी गई थी। आप ये सोच रहे होंगे कि ये हम कैसे कह सकते हैं कि महाराणा कुंभा द्वारा मेवाड़ में ही सिकलीगर की उपाधि दी गई थी और ये सिकलीगर मेवाड़ में ही प्रचलित क्यों हुआ था। तो इसके पीछे भी हम आपको जानकारी साझा कराएंगे कि ये बताना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे, आप अगर चाहें तो अपने स्तर पर रिसर्च कर सकते हैं। जहाँ जहाँ वर्तमान में उत्तर भारत में और मध्य भारत में भी आप देखेंगे, महाराणा कुंभा द्वारा जहाँ जहाँ युद्ध लड़ा गया है और जहाँ जहाँ महाराणा कुंभा द्वारा सैन्य शक्ति स्थापित की गई थी और जहाँ जहाँ महाराणा कुंभा से संबंधित इतिहास सामने आता है, वहाँ वहाँ आप देखेंगे तो उन रियासतों में जो भी सिकलीगर थे वे महाराणा कुंभा द्वारा ही उपनाम दिया गया था। तो कह सकते हैं कि महाराणा कुंभा द्वारा जहाँ जहाँ पे भी अपनी रियासत को बढ़ावा देने के लिए, युद्ध में सम्मिलित होने के लिए या अपने साम्राज्य विस्तारित करने के लिए जहाँ जहाँ ठिकाने नियुक्त किए गए थे, वहाँ वहाँ महाराणा कुंभा द्वारा सैन्य शक्ति और शस्त्र शक्ति का एक प्रमुख ठिकाना बनाया गया था। तो उनके संरक्षक के तौर पर महाराणा कुंभा द्वारा सिकलीगरों को नियुक्त किया गया था। इसलिए आज भी आप जहाँ पर भी आज मध्य भारत और उत्तर भारत में, चाहे राजस्थान हो गया या आप पंजाब हो गया या फिर आप गुजरात या महाराष्ट्र हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे भी महाराणा कुंभा का इतिहास सामने आता है, उनकी जो
रियासत की या जो भी ठिकाना सामने आता है उससे संबंधित जहां पर भी आप देखेंगे तो शस्त्रों के तौर पर सिकलीगर ही वहां पर आपको उपस्थित पाएंगे कि वे जो उन रियासतों की मरम्मत करने या शस्त्र निर्माण में जो कारीगर होते थे वे सिकलीगर है। इसलिए आज यह आपके सामने हम कह सकते हैं कि यह जानकारी साझा करने के लिए कि जहां पर भी महाराणा कुंभा द्वारा सैन्य ठिकाने नियुक्त किए गए थे वहां सिकलीगरों को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये जानकारी, आप इस संबंध में क्या जानते हैं वे भी हमें बताएं, और इस जानकारी को लेकर आपके मन में क्या क्या सवाल है, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं ताकि हम इससे संबंधित और जानकारी आपके सामने साझा कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद।